प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा अध्ययन बिंदु है इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। देखिए, इल्तुतमिश ने अपने स्वामी कुतुबुद्दीन ऐबक से जो राज्य प्राप्त किया और उसमें जो अधूरे कार्य थे उनको उन्होंने पूरा ही नहीं किया, बल्कि सल्तनत के स्वरूप, वंशानुगत राजतंत्र, शासन व्यवस्था इत्यादि में महत्वपूर्ण सुधार किया। खलीफा से मान्यता पत्र भी प्राप्त किया। इन्हीं वजह से उन्हें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश के इस महत्व को समझने के लिए हम इल्तुतमिश के शासनकाल को 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला जो भाग है 1210 से 1220 में, इस कालखंड में इल्तुतमिश ने अपने विरोधियों का दमन किया। दूसरा जो कालखंड है वो 1221 से 1227 ईस्वी के मध्य रखा जाता है, जिसमें मंगोल आक्रमणों से सल्तनत की रक्षा की गई। और तीसरा जो कालखंड है वो 1228 से 1236 ईस्वी के मध्य रखा जाता है, जिसमें इल्तुतमिश का जो साम्राज्य विस्तार और उसके प्रशासनिक सुधारों को शामिल किया जाता है। अब बारी बारी से यदि हम इनको देखें तो हमें इल्तुतमिश के शासनकाल का महत्व समझ में आ जाएगा। पहला जो चरण है जिसमें विरोधियों का दमन किया गया, तो उसमें सबसे पहले आता है एल्दोज। ख्वारिज़म के शाह द्वारा गजनी पर अधिकार कर लेने के कारण गजनी के शासक ताजुद्दीन एल्दोज वहाँ से भाग गया और भारत आकर उसने लाहौर, पंजाब, थानेश्वर आदि पर अधिकार कर लिया। इस कारण सिंहासन आरूढ़ होने के बाद इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम 1215 ईस्वी में तराइन के तीसरे युद्ध में ताजुद्दीन एल्दोज को पराजित कर उसका वध कर दिया। तो एक प्रतिद्वंदी को इस तरह से इल्तुतमिश ने समाप्त कर दिया। उनका जो दूसरा प्रतिद्वंदी था वो था कुबाचा। 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश ने लाहौर पर अधिकार करके या आक्रमण करके नासिरुद्दीन कुबाचा को पराजित कर उस पर अपना अधिकार कर लिया। परंतु कुबाचा की जो सैनिक शक्ति थी वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई थी। इस कारण बाद में 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश ने पुनः कुबाचा पर आक्रमण किया और इस बार पराजित होने पर कुबाचा ने सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। तो इस तरह से दूसरे प्रतिद्वंदी का भी इल्तुतमिश के द्वारा अंत कर दिया गया। अब विरोधियों के दमन का जो दूसरा चरण है, इसमें दूसरा चरण आता है मंगोल आक्रमण का। इल्तुतमिश के समय में चंगेज खां मंगोल शासक था, जिसके नेतृत्व में मंगोलों ने संपूर्ण मध्य एशिया के मुस्लिम राज्यों पर अधिकार कर लिया था और 1220 में उसने मध्य एशिया का जो अंतिम मुस्लिम राज्य था ख्वारिज़म, वहाँ पर भी अधिकार कर लिया। ख्वारिज़म पर मंगोलों का अधिकार हो जाने के कारण ख्वारिज़म का जो युवराज था जलालुद्दीन मांग बरनी, वह भारत की तरफ आ गया और उसका पीछा करते हुए चंगेज भी भारतीय सीमाओं के नज़दीक पहुंच गया। इस समय सूझबूझ और दूरदर्शिता का परिचय दिया इल्तुतमिश ने। चंगेज खां के विरुद्ध जलालुद्दीन मांग बरनी को उसने शरण नहीं दी। इसके परिणाम भारत के लिए अच्छे निकले। चंगेज खां बिना दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किए वापस मध्य एशिया लौट गया और इस प्रकार मंगोल आक्रमण से इल्तुतमिश ने नव स्थापित दिल्ली सल्तनत की रक्षा की। इसी क्रम में तीसरा चरण, विरोधियों के दमन का जो तीसरा चरण आता है वो आता है बंगाल और बिहार की विजय। ऐबक की मृत्यु के बाद बंगाल में खिलजी सरदार अली मर्दान ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। इसकी हत्या करके हुसामुद्दीन ऐवाज खिलजी बंगाल का शासक बन गया। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसके विरुद्ध कार्रवाई की और ऐवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। 1228 में बल्का खिलजी ने पुनः बंगाल पर अधिकार कर लिया। अंततः 1230 में इल्तुतमिश ने बंगाल को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसी क्रम में राजपूत राज्यों से भी इल्तुतमिश का संघर्ष हुआ। उसको थोड़ा सा देखें हम तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो राजपूत राज दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण से मुक्त हो गए थे, उन्हें इल्तुतमिश ने 1226 से 1232 ईस्वी तक सैनिक कार्रवाई करके
पुनः सल्तनत में मिला लिया। इन राजपूत राज्यों में थे बयाना, रणथंभौर, मंडोर, अजमेर, जालौर और ग्वालियर। 2 आब को भी इल्तुतमिश ने जीता। इल्तुतमिश ने बदायूं, कन्नौज, बनारस, रुहेलखंड, अवध, चंदावर व तिरहुत पर पुनः अपना अधिकार स्थापित किया। सीमांत प्रदेशों की सुरक्षा भी इल्तुतमिश का एक महत्वपूर्ण कार्य था। इल्तुतमिश ने खोखरों के विद्रोह को दबाने हेतु पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की ओर अभियान किया। उसने सियालकोट, जालंधर, नंदन पर अधिकार कर वहाँ शांति व्यवस्था की स्थापना की। इस अभियान के दौरान 1236 में उसकी मृत्यु हो गई। एक महत्वपूर्ण काम जो सल्तनत की सुदृढ़ स्थापना के लिए इल्तुतमिश के द्वारा किया गया वो था खलीफा से स्वीकृति पत्र प्राप्त करना। 18 फरवरी 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल मुस्तिर बिल्लाह ने मान्यता पत्र भेजकर इल्तुतमिश को भारत का स्वतंत्र मुस्लिम शासक स्वीकार कर लिया था। खलीफा से मान्यता पत्र मिल जाने से इल्तुतमिश की जो वैधानिक स्थिति थी वो पूर्णतः मजबूत हो गई और पहला शासक बना इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का, जिसने खलीफा से मान्यता पत्र प्राप्त किया था। इस मान्यता पत्र के बाद इल्तुतमिश ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि भी ग्रहण की थी। 1232 ईस्वी में इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करके एक स्वस्थ परंपरा स्थापित करने का प्रयास किया, जिससे कि सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष ना हो। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहालगानी नाम से एक संगठन की स्थापना की। इल्तुतमिश द्वारा गठित अपने 40 विश्वास पात्र दासों का एक दल था ये, जिसे तुर्कान ए चिहालगानी या चारगन कहा जाता है। इसमें सभी जो लोग शामिल थे वो उसके बड़े विश्वास पात्र लोग थे, जिन्होंने प्रशासन और सैनिक सभी क्षेत्रों में इल्तुतमिश को भरपूर सहयोग प्रदान किया और सल्तनत को एक मजबूत आधार मिला। इल्तुतमिश के सुधारों के अंतर्गत यदि हम देखें तो इक्तेदारी व्यवस्था का नाम अक्सर आता है। इक्ता प्रणाली जो थी वो अरबी संस्था थी, यह अरब देशों में प्रचलित थी और भारत में इसे पहली बार इल्तुतमिश के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। इक्ते 2 प्रकार के होते थे, बड़े इक्ते और छोटे इक्ते। बड़े इक्तों को प्रांत कहा जाता था। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इल्तुतमिश द्वारा दिल्ली सल्तनत को अनेक इक्ताओं में विभाजित किया गया था। प्रत्येक इक्ता में प्रशासन चलाने के लिए अपने विश्वासपात्र अधिकारियों को वहाँ का गवर्नर या अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसे इक्तेदार बड़े प्रांत का अध्यक्ष तथा मुक्ता छोटे प्रांत का अध्यक्ष कहा जाता था। इसका प्रमुख कार्य अपने इक्ते में शांति व्यवस्था बनाए रखना था। छोटे जो इक्ते होते थे वो भूराजस्व अनुदान के रूप में दिए जाते थे। इल्तुतमिश का एक महत्वपूर्ण सुधार था दिल्ली सल्तनत में मुद्रा व्यवस्था के क्षेत्र में। इल्तुतमिश पहला दिल्ली सुल्तान था जिसने दिल्ली सल्तनत के लिए एक मुद्रा प्रणाली का गठन किया, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा 2 नए सिक्के जारी किए गए, जिन्हें टंका और जीतल कहा जाता था। दोनों अरबी सिक्के थे और भारत में पहली बार इल्तुतमिश के द्वारा जारी किए गए थे। टंका जो था वो चांदी का सिक्का था जिसका वजन 176 ग्रेन था, जबकि जीतल जो था वो तांबे का था। और टंके और जीतल में जो संबंध था वो इस प्रकार था कि एक टंके में 48 जीतल होते थे। इस मुद्रा प्रणाली की वजह से ही इतिहासकार नैन्सल राइट ने इल्तुतमिश की बड़ी प्रशंसा की है और उसे बहुत बड़ा मुद्रा विशेषज्ञ माना है। तो इन सब कार्यों को देखते हुए निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। धन्यवाद।